तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हीट होता क्या है। तो आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द बॉडीज। मतलब ये कह रहा है कि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे है, तो यहाँ और एक मेटल कंडक्टर से इसको मतलब कनेक्ट कर दिया गया है। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे तक जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यही कह रहा है हीट का। ठीक, अब हीट में ऐसा यूनिट क्या है? हीट का जूल है। और सीजीएस यूनिट हीट का क्या होता है? अर्ग होता है। इसको कैलोरी भी बोलते हैं। अब 1 कैलोरी क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं कि 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट। अगर कैलोरी हीट का यूनिट है तो 1 कैलोरी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हम बढ़ाते हैं तो इसमें जितना हीट लगता है उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। ठीक है, ये समझ गए कि कोई कोई भी मतलब कोई भी सॉरी कोई भी नहीं। 1 कैलोरी पानी पे डिफाइन होता है कि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम 1 कैलोरी बोलेंगे। एक यूनिट होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट इजक्वल टू 252 कैलोरी होता है। कितना होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट इजक्वल टू 252 कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 जूल। तो ये सब थोड़ा कन्वर्जन आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब कभी कभी पूछ देता है। जैसे 71st में आपका पूछ लिया था, शायद किलोवाट आवर या यूनिट में, यूनिट का कन्वर्जन जूल में पूछा था, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर कोई भी बॉडी का थर्मल स्टेट होता है। जैसे मान लीजिए कि मतलब एक आयरन बॉडी है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम बोलेंगे कि हॉट है, इसको बोलेंगे कोल्ड है। तो ये रिलेटिव टर्म है। हॉट और कोल्ड हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। ठीक है, तो 37 से ऊपर जो जाएगा उसको हम हॉट बोलेंगे, 37 से नीचे जो है उसको कोल्ड बोलेंगे। ठीक है, कि ये ठंडा वस्तु है। तो टेम्परेचर क्या होता है? एक थर्मल स्टेट है, बॉडी का थर्मल स्टेट बताता है, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। इसको मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ठीक, अब थर्मोमीटर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्केल पढ़ते हैं। एक तो सेल्सियस स्केल पढ़ते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ते हैं और एक केल्विन स्केल पढ़ते हैं। और भी दो तीन है लेकिन ये तीनों मेजरली हम लोग पढ़ते हैं कि सेल्सियस स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो अगर पानी को लेते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो सेल्सियस स्केल पे है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट पे है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल पे है 373 डिग्री केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट पानी का सेल्सियस स्केल पे 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट पे 32 डिग्री है और केल्विन पे 273। ये तो पता होगा सबको, बेसिक्स है। अब एक रिलेशन होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल का कि टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस जीरो, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस जीरो बाई 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिग्री बाई 100। ये इसको बस ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में थोड़ा सिमिलरिटी देखते हैं। तो सबसे पहले कि दोनों का जो कनेक्टिंग फॉर्मूला है वो ये है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस जीरो बाई टेम्परेचर 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये जो हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आता है वो ये आता है कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक, अब ये एक इक्वेशन है। तो हम ये एक सोच के चलते हैं ना कि हम थोड़ा सा इस पे सोचते हैं कि क्या कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ये भी बराबर हो और ये भी सेम हो। मतलब कि कोई ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम है, उसका वैल्यू x है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला में x डालेंगे, टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल इक्वल टू 5/9 इंटू टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल x इंटू 32।
तो ये 9x आ जाएगा, इधर जाएगा तो 9x इक्वल टू 5x माइनस 160, तो 160 आ गया। 4x इक्वल टू माइनस 160, तो x इक्वल टू आ गया -40। मतलब ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल -40 डिग्री सेल्सियस पे -40 जो डिग्री है उस पे दोनों बराबर होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आता है। अब सेल्सियस और केल्विन स्केल का हम अगर वो देखेंगे कन्वर्जन, तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू होता है 100 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक, ये तो बहुत ईजी है। फिर फ़ारेनहाइट और केल्विन का देखते हैं कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32/180 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन -273/100। ठीक है, अब ये दोनों फ़ारेनहाइट और केल्विन भी एक दूसरे के बराबर होते हैं कहाँ पे, 574.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस पे शायद न जाए बीपीएससी, लेकिन इसको कभी भी पूछा जा सकता है कि आप वो टेम्परेचर बताइए जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका स्केल मतलब बराबर हो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दोनों का जगह एक्स वैल्यू पुट कीजिए, वहां से निकल जाएगा। और नहीं तो आप -40 डिग्री सेल्सियस याद रखिए। ठीक। अब क्या है कि नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं ना, मरकरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। नॉर्मली मरकरी थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी का हम लोग देखते हैं कि वो फैलता है टेम्परेचर के साथ, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर और मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मान लीजिए कि हमको टेम्परेचर रेज कर नापना है -40 डिग्री सेल्सियस का। तो इसका अगर हम नापने जाएंगे टेम्परेचर, तो मरकरी का कितना है, -39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इतना पे जैसे ही पहुंचेगा तो मरकरी तो फ्रीज हो जाएगा, फिर वो पारा बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर तो वो टेम्परेचर वहां से नाप ही नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कि जब टेम्परेचर हमको 39 -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे नापना है, तब हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल थर्मोमीटर। अच्छा, क्यों यूज करते हैं भाई अल्कोहल थर्मोमीटर? क्योंकि अल्कोहल थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, इससे भी नीचे होता है, वो होता है -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल थर्मोमीटर का कितना होता है, -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम आते हैं इसका दूसरा टॉपिक जो है थर्मल एक्सपेंशन पे। थर्मल एक्सपेंशन आप सबको पता है कि मतलब जैसे ही हीट होता है सब्जेक्ट, मतलब बॉडी को, मतलब कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो फैलता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण फैलता है। तो फैलेगा, और कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉर्मली ही होता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट करेंगे तो एक्सपैंड करेगा, और कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पानी को अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हैं ना, तो हीट करने पे पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पानी अगर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करेंगे तो पानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कूल करेंगे तब एक्सपेंड करेगा। सिल्वर आयोडाइड अगर 80 डिग्री सेल्सियस से 141 डिग्री सेल्सियस तक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर हीट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कूल करेंगे तो एक्सपैंड होगा। सिल्का का <80 डिग्री सेल्सियस पे। ये तीन वो एक एक्सेप्शन है। नहीं तो नॉर्मल हीट करते हैं तो एक्सपैंड करेगा, और कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड क्या बोलता है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड में हम तरह तरह का सॉलिड पढ़ते हैं, जैसे 1D सॉलिड पढ़ते हैं, 2D सॉलिड पढ़ते हैं, 3D सॉलिड पढ़ते हैं। ठीक है, अब 1D 2D 3D में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 1D 2D 3D में क्या होता है। कि जैसे देखिए एक वायर है, तो वायर है तो इसका हम लोग डायमीटर निग्लेक्ट करके चलते हैं, तो ये 1D हो गया, मतलब एक डायमेंशन हो गया। एक डायमेंशन कोई भी सॉलिड रहेगा तो हम उसका या तो खाली लेंथ लिख पाएंगे, या तो खाली ब्रेथ लिख पाएंगे, दोनों नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, 2D डायमेंशन का अगर सॉलिड आ गया तो वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, या ऐसे ही कुछ होगा। तो 2D में 2 डायमेंशन मतलब इसका हम या लेंथ भी लिख पाएंगे और ब्रेथ भी लिख पाएंगे, मतलब इसमें डायमेंशन 2 है। ठीक है, तो 1D सॉलिड का जो बस हम लेंथ निकाल सकते हैं, 2D सॉलिड का हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है। 3D सॉलिड में आपका 3 डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। 3D का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब जैसे मानिए कि अगर हम कोई 1D सॉलिड को हीट कर रहे हैं, तो 1D सॉलिड को हीट करेंगे तो लेंथ में चेंज आएगा, और इसके पास तो कुछ है भी नहीं, तो बस लेंथ में चेंज आएगा। अब 2D सॉलिड को हीट करेंगे तो इसके पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो दोनों में चेंज आएगा, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों में चेंज आएगा, तो इसके एरिया में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है,
एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है ना। तो अब लेंथ में भी चेंज आ जाएगा और ब्रेथ में भी चेंज आएगा 2D को हीट करने पे, तो एरिया में भी चेंज आ जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एल बी एच होगा। तो अगर कोई भी मतलब सॉलिड वॉल्यूम सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, क्योंकि लेंथ में भी चेंज आ रहा है, ब्रेथ में भी चेंज आ रहा है, हाइट में भी चेंज आ रहा है। ठीक है। तो 1D एक्सपेंशन को, ये तो आपका तीन 3D बॉडी वाला बता दिए। ठीक है। अभी इसका यूज यहाँ पे देखिए करते हैं कि 1D एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, तो ठीक है, ये 1D ऑब्जेक्ट में होगा लीनियर एक्सपेंशन। 2D ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एरियल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उसका जितने भी डायमेंशन है सब एक्सपैंड करेगा तो एरिया एक्सपैंड करेगा। 3D सॉलिड में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो आपका जो लीनियर एक्सपेंशन है उसका कोफिशिएंट अल्फा होता है, एरिया का एक्सपेंशन होता है उसका कोफिशिएंट बीटा होता है, और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है उसका कोफिशिएंट गामा होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। ठीक है, 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा एक रिलेशन होता है। बस इतना याद रखिए। अब एक बीपीएससी ऑडिटर में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर इज हीटेड, पहला तो सॉलिड स्फीयर है, कॉपर हीट करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर को हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम में चेंज आने का मतलब क्या है कि रेडियस में चेंज आएगा, क्योंकि इसमें एक यही डायमेंशन है ना जो चेंज हो सकता है, और ये तो कांस्टेंट है, तो रेडियस में चेंज आएगा। अब रेडियस में चेंज आने का मतलब ये तो ये हो गया कि रेडियस चेंज होगा। अब जो सरफेस एरिया होता है सॉलिड स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस में चेंज होगा तो एरिया में चेंज भी हो जाएगा। अब जैसे देखिए, आपका ये रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस हो गया, ये आपका हो गया इसका सरफेस एरिया, कि ये जो ये चारों तरफ एरिया निकालेंगे सरफेस एरिया, और अंदर कितना अमाउंट है इसको वॉल्यूम बोलेंगे। तो जब हमारा रेडियस यहाँ से मान लो यहाँ तक बढ़ गया, तो रेडियस बढ़ा तो देख रहे हैं कि सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, इसे इतना हो जाएगा सरफेस एरिया, पहले इतना था। और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पहले कितना था, वॉल्यूम पहले इतना था, और अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अभी वॉल्यूम इतना हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो ये इसमें आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बता दिए, लीनियर एक्सपेंशन भी बता दिए। अब एक्सपेंशन में जो वाटर का एक्सेप्शन है वो फिर से एक बार देख लेते हैं कि पानी को जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं ना, तो पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब डेंसिटी इंक्रीज होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पानी का डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका डेंसिटी पानी पे 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेता है। ठीक। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का बिहेवियर नॉर्मल रहेगा, कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और ये एक्सपैंड करेगा। ठीक है। तो पानी के साथ क्या अलग बिहेवियर था, एक्सेप्शन वाला बिहेवियर था कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता है, क्योंकि पानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है पानी का, इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और फिर ये एक्सपैंड करेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी फिर घटेगा। ठीक है। तो यहाँ के बाद डेंसिटी इसका घटना चालू हो जाएगा। अब एक पॉइंट है कि एक्सपेंशन इन गैसेस इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। ये नॉर्मल है कि सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा गैस में एक्सपेंशन होगा, ये तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि गैस में कोई डिफिनिट शेप नहीं होता और उसके मॉलिक्यूल बहुत रैंडम मोशन में हीट होते रहता है, घूमते रहता है। तो जैसे ही इसको हीट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो और रैंडम मूवमेंट करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक हीट के बारे में अब आगे पढ़ना है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो वही हो गया ना जो हम आपका पानी के यहाँ क्या पढ़े थे, कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू पढ़े थे ना क्या, 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो पानी का पढ़े थे, तो वहां उसका स्पेसिफिक हीट को 1 कैलोरी नाम दे दिए। लेकिन यहाँ
कोई भी सब्सटेंस लिख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, यहाँ कोई भी सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट उतना वो होगा जो उस सब्सटेंस का एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, उस हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। मान लो कि 1 kg हमारे पास आयरन है, 1 kg आयरन है तो इसका हमको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर बढ़ाने में हमको जितना हीट देना पड़ेगा ना, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है किलो कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस होता है, तो ये यूनिट याद रखिएगा। फिर स्पेसिफिक हीट जो हाइड्रोजन के लिए होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ये याद रखिएगा कि स्पेसिफिक हीट हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, रेडोन और एक्टिनियम का सबसे कम होता है। स्पेसिफिक हीट किसका सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, रेडोन एंड एक्टिनियम का सबसे कम होता है। और वाटर का स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 1 कैलोरी ग्राम पर ग्राम सेल्सियस होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, और रेडॉन का और एक्टिनियम का सबसे कम होता है, हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है। अब एक स्पेसिफिक हीट का ये याद रखिएगा कि वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, फिर आइस का होता है, फिर स्टीम का होता है। ये इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें कहीं कहीं ट्रैप दे सकता है कि मान लीजिए आपको आइस दे दिया, फिर वाटर दे दिया, फिर स्टीम दे दिया, तो आप ऐसे फेज वाला देख के इसको सही मार सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा वाटर का होता है लिक्विड फॉर्म में, फिर सॉलिड फॉर्म में आइस का होता है, फिर आपका गैस का होता है। पानी का स्पेसिफिक हीट बताया था आपको 1 कैलोरी के बारे में, कि 1 ग्राम पानी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, तो हीट जितना रिक्वायर्ड आता है वो 1 कैलोरी होता है। तो स्टीम और आइस का उससे कम ही आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ये बोलता है, सेम ही है जो ये सब्सटेंस हम लिख दिए ना यहाँ पे स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस, उसके जगह पे यहाँ पे गैस कर दीजिए। 1 ग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है। अब इसमें एक कंडीशन होता है, अंडर द सर्टेन कंडीशन इन विच गैस इज बीइंग हीटेड। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का। जैसे देखिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, ये तो पढ़ते हैं आप लोग, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें एन कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होता है, मतलब एन तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर कांस्टेंट होता है, तो ये प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। इसमें ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहा है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो पी और वी में दोनों कोई ना कोई बढ़ जाएगा। ऐसे पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो ये दोनों तो फिक्स्ड हो गया। तो टी हमारा बढ़ा रहे हैं, तो टी बढ़ा रहे हैं तो पी भी बढ़ सकता है, वी भी बढ़ सकता है। तो हमको इरेगुलरिटी ना हो कि पी बढ़े या वी बढ़े, तो हम एक को कांस्टेंट कर देता है। जैसे हम पहले प्रेशर को कांस्टेंट कर, ठीक है, तब प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो टी बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए तो टी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, पी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, केमिस्ट्री अगर पढ़े तो देखा जाएगा। ठीक, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वही बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच द गैस इज बीइंग हीटेड। ठीक है, तो वो कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे। और गैस का जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, वो जीरो हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। ठीक है, चारों हो सकता है। अब देखिए सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो एन और आर तो चेंज नहीं होगा, और वी अगर कांस्टेंट हो गया तो टी जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन when the volume of gas is kept constant। the specific heat of gas at constant volume क्या बोल रहा है कि at constant volume 1 ग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसमें कितना हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। सिमिलर कंडीशन में आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर 1 ग्राम ऑफ गैस का अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जितना हीट का रिक्वायर होगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट किया जाता है और सीवी में वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जाता है। अब एक रिलेशन होता है, मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, थोड़ा सा नाम याद ध्यान में रखिएगा, मेयर्स रिलेशन, क्योंकि आजकल बीपीएससी थोड़ा ये सब पूछ दे रहा है। तो मेयर्स रिलेशन, इसमें एक रिलेशन ये होता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, वही गैस कांस्टेंट जो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो ये आर जो हुआ ना, ये यही आर होगा। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि पी पहले आता है, वी बाद में आता है एबीसीडी में, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक, और सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा होता है, एक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है चेंज ऑफ स्टेट। तो ये आप लोग सब पढ़े होंगे कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, उसको मेल्टिंग होता है। सॉलिड है जैसे बर्फ है, तो आइस है, आइस मेल्ट हुआ तो लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोलते हैं, याद रखिएगा, मेल्टिंग को ही फ्यूजन बोलते हैं। अब लिक्विड है, वेपराइज हुआ तो क्या बन गया, गैस बन गया, तो यहाँ स्टीम बन गया। ठीक है, अब गैस है, स्टीम है, कंडेंसेट हुआ तो क्या बना, लिक्विड बन गया, वाटर। फिर लिक्विड बना, लिक्विड है, फ्रीज हुआ तो सॉलिड बन गया। तो ये तो आपका नॉर्मल चेंज ऑफ स्टेट है। और सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बनता है तो सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो सॉलिडिफिकेशन या होल फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, होल फ्रॉस्ट, ये भूल जाते हैं लोग, सब्लिमेशन तो सबको याद रहता है। इसका एग्जाम्पल सब्लिमेशन का क्या है, कपूर है, कैम्फोर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आगे बताएंगे क्यों याद करने के लिए हम बोल रहे हैं ग्राफ। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ऐसे एक ही टेम्परेचर पे, जैसे ये इस साइड हम टेम्परेचर दिया हुआ है और इस साइड हीट एडेड दिया हुआ है। मतलब सॉलिड है तो सॉलिड को हम यहाँ से मान लीजिए हीट करना चालू किए, तो सॉलिड को हीट करना चालू किए तो यहाँ तक टेम्परेचर गया। ठीक है, इतना हीट दे चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से सॉलिड पिघलना चालू हो गया, यहाँ से सॉलिड पिघलना चालू हो गया, और इस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, कि जितना सॉलिड है उतना लिक्विड आ गया, और इस यहाँ से फिर लिक्विड का अमाउंट बढ़ने लगा। अब यहाँ पे पूरा लिक्विड हो गया, तो इतना एनर्जी में पूरा सॉलिड से लिक्विड आ गया। ठीक है, अब ये लिक्विड से यहाँ तक में पूरा गैस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आगे बताते हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करते चलते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही ये टेम्परेचर को अगर हम मार्क करेंगे, टेम्परेचर यहाँ आया, तो इसी टेम्परेचर पे आपको फ्रीजिंग भी हो रहा है और मेल्टिंग भी हो रहा है। मतलब कि अगर लिक्विड प्योर है, अगर सब्सटेंस प्योर है, तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। याद रखिएगा कि अगर प्योर सब्सटेंस है तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। ठीक है, अब सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग होता है, उसको फ्यूजन भी बोलते हैं। और जब मेल्टिंग होता है तो ये क्या होता है कि हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हीट एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब होता है। और लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग होता है। तो फ्रीजिंग जब होता है तो हीट एनर्जी रिलीज हो जाता है। हीट एनर्जी कहाँ रिलीज होता है, सराउंडिंग में रिलीज होता है। ठीक है, अब विथ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, अगर हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें अगर मान लीजिए साल्ट ऐड करेंगे तो मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि साल्ट को, सॉरी, आइस को साल्ट के साथ स्टोर किया जाता है ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम जाए। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम जाएगा, सही बात है। साल्ट को आइस के साथ स्टोर करेंगे, आइस को साल्ट के साथ स्टोर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए इस टेम्परेचर पे आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है और वेपराइजेशन भी हो रहा है। तो बॉइलिंग भी हो रहा है, और ये वेपराइजेशन क्या हो गया, बॉइलिंग हो गया, और कंडेंसेशन गैस से लिक्विड बना। ठीक, अब ये बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट फॉर प्योर सब्सटेंस बोथ आर इक्वल। ठीक है, अगर प्योर सब्सटेंस है तो दोनों इक्वल रहेगा, अगर इम्प्योरिटीज ऐड किए तो दोनों बढ़ घट सकता है। ठीक है, अब लिक्विड से गैस बनता है तो बॉईल होता है, तो बॉईल करेंगे तो हम इसको हीट देते हैं, मतलब हीट इज अब्जॉर्ब्ड इन फेज चेंज। यहाँ पे जो फेज चेंज हो रहा है उसमें हीट अब्जॉर्ब हो रहा है।
ठीक है। अब गैस से लिक्विड देंगे तो गैस से लिक्विड अगर बनाते हैं तो हीट रिलीज होता है, तो यहाँ पे हीट रिलीज हो जाता है। ठीक, अभी ये याद रखिए एक। अब एक चीज थोड़ा सा देखना है ये कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर अगर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों पे क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ प्रेशर कमता है। तो प्रेशर जैसे ही कमेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो पानी का कम जाएगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा तो जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि खाना बन रहा था, तो खाना बन रहा था, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी खौलते रहता और इसमें जो फूड रहेगा वो पकते रहता। लेकिन अब माउंटेन पे चले गए तो मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो जा रहा है। तो पानी जैसे ही 60 पे पहुंच रहा है तो बॉईल हो जा रहा है, और फूड इसमें है तो उसको पकने में ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि पानी तो बॉईल होते जा रहा है, तो फिर हमको एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो इस कारण से माउंटेन में खाना बनाने के लिए हमको ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए माउंटेन पे थोड़ा फूड वगैरह महंगा मिलता है। तो आपका एक ये रीजन हो गया कि पहाड़ों पर मैगी क्यों महंगी मिलती है। ठीक है। अब एक पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज करता है बाय एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। जैसे पानी में अगर साल्ट ऐड कर दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़ जाएगा। ठीक। अगला टॉपिक है लैटेंट हीट ऑफ सब्सटेंसेस। तो लैटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस क्या बोलता है कि जैसे देखिए कोई भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है ना, फेज चेंज होता है तो कुछ एनर्जी उसमें ऐड होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका ये, यहाँ देखिए एक ही टेम्परेचर पे आपका सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फेज चेंज हो रहा है कि इसी टेम्परेचर पे हमारा सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ से ये हीट ऐड हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो इतना हीट क्या ऐड हुआ, सॉलिड से लिक्विड तक का ऐड हुआ, ये क्या हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। सॉलिड से लिक्विड बढ़ाने तक का हीट इसमें ऐड हुआ ना। तो आपका लिक्विड में जैसे मान लीजिए कि, जैसे बताएं, अच्छा ये पढ़ते हैं आपका वेपराइजेशन से पढ़ के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर आपका हो गया कि जिसपे लिक्विड से वेपर में गैस बन रहा है। तो आपका लिक्विड से जब वेपर में गैस बन रहा है तो इस ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बन रहा है। मान लीजिए पानी का केस है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस बन रहा है। तो 100 डिग्री पे ही आपका लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और 100 डिग्री पे ही गैस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, ये टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, ये टेम्परेचर नहीं, हीट डिफरेंस देखते हैं कि पहले हीट यहाँ था और अब हीट यहाँ पे यहाँ हो गया। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट हम दिए हैं किस लिए, लिक्विड से गैस होने के लिए, लेकिन टेम्परेचर तो सेम है। तो भाई वो हीट गया कहाँ, वो हीट चला गया गैस के अंदर। वो हीट कहाँ चला गया, गैस के अंदर चला गया। तो उस हीट को क्या बोलते हैं हम, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हुआ कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड स्टेट टू वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब कोई एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर लिक्विड का फेस चेंज करके हम गैस में बदल रहे हैं हीट देकर, तो वो जो हीट है गैस में ऑब्जॉर्व होगा और वहां पर जब फेस चेंज होगा उस टेम्परेचर पे तो उस हीट को हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए पानी को हम गैस में बदल दिए तो पानी का टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, और गैस का टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पानी का जो हीट और यहाँ से यहाँ जाने में ये 100 डिग्री सेल्सियस है, इतना जो हीट दिए ये कहाँ जाएगा, ये गैस के अंदर जाएगा। तो जब स्टीम से बर्न होता है तो बर्न होगा तो ये इतना हीट तो पानी से ज्यादा है ना गैस में, स्टीम में। तो जब स्टीम से बर्न होगा तो ज्यादा सीवियरली बर्न होगा। तो वैसे हम लोग देखते हैं कि जब स्टीम से बर्न होता है वो पानी के बर्न से बहुत ज्यादा सीवियर बर्न होता है। ठीक है। तो ये इसका रीजन यही है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसमें होता है। और एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, वो होता है आपका मेल्टिंग में, कि सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज हो रहा है तो सेम ही टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इतना हीट एनर्जी कहाँ गया, ये एनर्जी लिक्विड में चला गया। अब जैसे लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा ना तो ये एनर्जी फिर रिलीज हो जाएगा अपने आप। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में होगा तो एनर्जी रिलीज होगा सराउंडिंग में। अब एक पॉइंट है इसमें कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या करता है कि स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट सब्सटेंस का मेजर करता है। ठीक, नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट है।
अगला पॉइंट है इसमें ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक सबसे पहले कंडक्शन। बेसिक सी बात है कि कंडक्शन यूजुअली कहाँ होता है, सॉलिड में होता है। एक बॉडी से दूसरा बॉडी में हीट कंडक्ट हो रहा है, उसको कंडक्शन बोलते हैं। और जो हीट कंडक्ट करता है अच्छे से उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं, जो खराब से हीट कंडक्ट करता है उसको बैड कंडक्टर बोलते हैं। अब यूजुअली कंडक्शन सॉलिड में होता है, लेकिन मरकरी में भी कंडक्शन ही होता है, ठीक है। अब ये इसमें हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर होता है। जैसे आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बॉल है और एक 50 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आयरन आयरन के पट्टी से इसको बांध दिए, जोड़ दिए। तो हीट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो हीट फ्लो कहाँ से करता है, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, ठीक है। ग्लास और वुड बैड कंडक्टर है। माइका जो है ना हीट का गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो एक एक्सेप्शन वाला एग्जांपल है कि कोई ऐसा एग्जांपल पूछ देगा कि जो हीट तो कंडक्ट करता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो मुंह मत बात दीजिएगा, आपका माइका वहां पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड में आपका, कंडक्शन होता है सॉलिड एंड मरकरी में, कन्वेक्शन फ्लूइड में होता है, मतलब गैस और लिक्विड में होता है एक्सेप्ट मरकरी, ठीक। तो अब कन्वेक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल, मतलब इसमें पार्टिकल मीडियम एक्चुअली मूव करता है। जैसे अब मान लीजिए लू का दिन है, तो लू के दिन में क्या होता है, लू के दिन में मान लीजिए कि आपका मतलब लैंड एरिया है, लैंड एरिया से हवा बह रहा है और लैंड बहुत गर्म है। तो लैंड बहुत गर्म है तो हवा जैसे ही इसके ऊपर से गुजरेगी तो हवा गर्म हो जाएगी। तो हवा गर्म हो जाएगी, हवा जब बाहर इधर आएगी तो गर्म हवा आएगी। तो ये गर्म हवा किसके कारण आ रहा है, पार्टिकल के मूवमेंट के कारण आ रहा है। तो आपका कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट होता है, लेकिन आपका कंडक्शन में ना एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट का मूवमेंट होता है कि हीट पास हो जाता है सॉलिड का, उसके कारण, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स के कारण, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन वीडियो में पूछा था, जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन ना आपका पूरा इस वाले, कहा गया, इस वाले इमेज से बना हुआ है। जैसे देखिए इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वीडियो में आया हुआ था कि द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम है, विथ ईच अदर एट each other is called its melting point। अब देखिए लिक्विड एंड सॉलिड थर्मल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस टेम्परेचर पे तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलेंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी बोलेंगे, सही बात है, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलो, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द वेपर स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड और वेपर यहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट एंड क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तो ये हो गया वेपराइजेशन कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड को हम मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक बात है। अब फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन, नहीं तो गलत है, लिक्विड टू सॉलिड तो फ्रीज, लिक्विड टू सॉलिड तो फ्रीजिंग होता है ना, फ्यूजन तो मेल्टिंग ही होता है। हम आपको पहले भी बताए हुए हैं कि ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग ही होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका ये आंसर सही हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है रेडिएशन का। तो रेडिएशन क्या है, एक प्रोसेस है। रेडिएशन क्या है, एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का। सबसे पहले रेडिएशन किस चीज का प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है। तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, हीट इज डायरेक्टली पास्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, ठीक है। हीट ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम हो रहा है, मतलब इसमें मीडियम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक बात बताइए कि जब मीडियम का अफेक्ट नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर होगा कैसे, होगा भाई ईएम वेव से होगा, क्योंकि ईएम वेव को मीडियम का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो रेडिएशन हैपेंस थ्रू ईएम वेव, ठीक है। रेडिएशन क्या है, हीट ट्रांसफर है। इसमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, इट हैपेंस थ्रू ईएम वेव, ठीक है। ऑल बॉडी रेडिएट्स हीट एनर्जी एट पार्टिकुलर एट ऑल टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कि एक जैसे मान लीजिए क्या एग्जांपल थे इसमें, मान लीजिए टाइफाइड का एक एग्जांपल है। टाइफाइड में इन जनरल आपको मतलब 104 105 फीवर होता है। तो इतना हाई फीवर होता है ना कि आपके पास अगर कोई आदमी बैठा हुआ है ना, तो उसको दूर से लगेगा कि आपका बॉडी से गर्म, ऐसे ऐसे गर्म निकल रहा है ताप, ठीक है। तो वो बोलेगा कि आपका बॉडी बहुत तप रहा है। तो वो
हीट रेडिएट हो रहा है आपका बॉडी से, तो हर बॉडी हीट रेडिएट करता है, ठीक है, सब बॉडी अब हर टेम्परेचर पे हीट रेडिएट करता है, ठीक है। अर्थ भी हीट रेडिएट करता है, अर्थ हीट रेडिएट करता है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्टली अर्थ के रेडिएशन से हीट होता है। हमारा एटमॉस्फेयर सन के रेडिएशन से ज्यादा हीट नहीं होता है, अर्थ के रेडिएशन से हीट होता है, ठीक है। कैसे क्यों होता है भाई, ये सही है कि गलत है, इसका हम आगे देखते हैं। कि जैसे देखिए, अगर हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड में, जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं तो, या ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों होता है भाई, हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो इन जनरल अगर सन से अर्थ हीट हो रहा होता, तो मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, और ये मान लीजिए हम 100 फीट ऊपर चले गए, तो हम सन के 100 फीट नजदीक गए हैं ना, तो अगर सन से हीट हो रहा होता तो हमको गर्मी और ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन ऊपर जाने पे तो टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम अर्थ से जैसे ही दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है। तो भाई टेम्परेचर तो तब घटेगा ना जब हम हीट वाला सोर्स बॉडी से दूर जाएंगे। तो अपना एटमोस्फेयर में जो मोस्ट हीटिंग सोर्स बॉडी है ना वो अर्थ है। इसलिए हम जब भी एल्टीट्यूड पे हाइट बढ़ते जाता है तो हमारा टेम्परेचर घटते जाता है, ठीक। अब एक ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब्स ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। मतलब इस पे कोई भी रेडिएशन आया वो अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। इट डू नॉट रिफ्लेक्ट रेडिएशन, सही बात है, चलो ठीक है, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट द रेडिएशन। आगे देखते हैं कि इट विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक व्हेनेवर वट एवर द कलर ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज। देखिए, अब इसका हम ये समझ, पहला पॉइंट क्या है कि अब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, इट डू नॉट रिफ्लेक्ट द रेडिएशन। अब देखिए कि हमको मान लीजिए कि कोई ट्री है, ये ग्रीन है, ठीक। ये पार्ट इसका ग्रीन है, ये पार्ट इसका मान लीजिए ग्रे है। तो हमको ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्रीन दिख रहा है। हमको ये ग्रे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रे कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्रे दिख रहा है। कोई कोई शर्ट है वो रेड है, तो हमको ये रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए रेड दिख रहा है। लेकिन कोई भी चीज ब्लैक कब दिखता है, ब्लैक तब दिखता है जब ये कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ब्लैक कलर मतलब ये सब अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे हम लोग गर्मी में, मान लीजिए कि गर्मी में ऐसा बोला जाता है ना कि काला कपड़ा मत पहनो, तो उसका रीजन ये है कि ब्लैक कलर जो होता है ना वो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करते जाएगा, रिफ्लेक्ट कुछ करेगा ही नहीं, तो सारा गर्मी आपको लगेगा, ठीक। वही ब्लैक कपड़ा का सेम कॉन्सेप्ट आप ब्लैक बॉडी में डाल सकते हैं, ठीक है। कि ब्लैक बॉडी में जितना भी रेडिएशन होता है सब अब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक। रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं होगा, तो और रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो इसका कलर इसलिए ब्लैक दिखता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अब रिफ्लेक्ट नहीं होगा लेकिन इंसिडेंट तो आ रहा है रेडिएशन का, तो इसका एनर्जी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ये रेडिएट करेगा, फिर ईएम वेव से रेडिएट करेगा, ईएम वेव निकालेगा अपने बॉडी से। तो ये जो रेडिएशन का एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के पावर 4 होता है। जैसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका एनर्जी रेडिएशन का बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को स्टेफन लॉ बोलता है, स्टेफन लॉ। रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, स्टीफन लॉ। अभी एक एईडीओ में क्वेश्चन आया था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ रेडिएशन, ठीक। रेडिएशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी। अब ये बोल रहा है कि रेडिएशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ब्लैक बॉडी, सही बात है, रेडिएशन ब्लैक बॉडी से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अ ब्लैक बॉडी इमिट्स मोर एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, ये वाला रिलेशन ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4। तो हाँ सही बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। अब क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो, कि जैसे इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे है, और सराउंडिंग का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कोई बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो और सराउंडिंग का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताइए कि हम इसको नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दिए कि कोई
बॉडी 50 डिग्री हीट करके मतलब लोहा का रड 50 डिग्री हीट करके छोड़ दिया और एक लोहा का रड 100 डिग्री हीट करके छोड़ दिया। तो ये कूल कब तक होगा, जब तक ये बाहर वाला टेम्परेचर और अंदर यहाँ का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो इसका टेम्परेचर 50 से 37 होगा, ठीक है, 37 डिग्री तक जाएगा। इसका टेम्परेचर फिर 100 से 37 डिग्री तक जाएगा। तब कूल तब तक होगा ना जब तक बाहर का टेम्परेचर इसके बराबर ना हो। तो एक बात बताइए कि कौन जल्दी कूल होगा। तो भाई ये जल्दी कूल होगा, काहे कि इसमें 13 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर घटना है। इसमें 53 कितना घटेगा, 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटेगा, तो लेट से कूल होगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यही बोल रहा है। ये जो टाइम है ना कि ये जल्दी कूल होगा और ये लेट से कूल होगा। तो ये जो टाइम के बारे में ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बात करता है कि अगर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ कूलिंग कम है, रेट ऑफ कूलिंग कम है। और यहाँ पे तुरंत कूल हो जाएगा, और यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉडी थोड़ा लेट से कूल होगा। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग है और एक टाइम ऑफ कूलिंग। टाइम ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ कूलिंग में डिफरेंस है। रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस पे। टाइम ऑफ कूलिंग मतलब कि अगर रेट टाइम ऑफ कूलिंग डिपेंड करेगा कि ये जो पार्टिकुलर टेम्परेचर है ना वो कितना है। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग हो गया जैसे मान लीजिए कि ये 5 मिनट में ठंडा हो जा रहा है और ये मान लीजिए 10 मिनट में ठंडा हो जा रहा है। तो हम इस टेम्परेचर डिफरेंस से निकालेंगे कि किस रेट से ठंडा हुआ, और एक टाइम होगा कि कितने देर में ठंडा होगा, दोनों में डिफरेंस है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बात करता है, रेट ऑफ कूलिंग का बात करता है कि किसका रेट ज्यादा होगा। तो जिसका टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग से ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा। एक टॉपिक इसमें हम लोग पहले पढ़े हुए भी हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, रेडिएशन कांस्टेंट। तो ई इक्वल टू एच न्यू होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और एच सी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी होता है। लैम्डा वेवलेंथ होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो ये पढ़े हुए भी हैं पहले भी। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक टॉपिक ऐसा पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि फोटोन्स जो होता है ना, पॉकेट ऑफ एनर्जी होता है विच आर इमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो ये मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, तो ये क्या इमिट कर रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो इसमें फोटोन इमिट हो रहा है। ठीक है, अब इसका एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा और एम सी स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर कभी पूछ दे, चांसेस कम है, तो इक्वल टू एम सी होता है, एम मास होता है और सी आपका ये हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू बाई सी और एच बाई लैम्डा। एच बाई लैम्डा मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पहले डिफिनेशन देखते हैं। ये एक फिनोमेना है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से निकलता है, सरफेस ऑफ मेटल से निकलता है। कब निकलता है, जब रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलो मिले। तो इसमें 4 पॉइंट है कि सबसे पहले कि फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा कि जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से निकलता है, सरफेस ऑफ मेटल से निकलता है, एंड कब निकलता है, जब एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटो रेडिएशन उस पर गिरता है। ठीक है, तो अब एक बात ये इसमें याद रखिएगा कि एक फोटोन है ना वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है मेटल से। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलता है। ठीक, अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ से लाइट आया, तो लाइट इस पे गिरा, तो लाइट आया तो लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है कि न्यू फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, तो लाइट एक एनर्जी से आ रहा होगा। अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो इसका एनर्जी कितना आ गया, एच न्यू आ गया। तो इस एनर्जी से लाइट आया। ठीक है, अब ये लाइट इस एनर्जी से आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सो रहा था। तो पहले तो लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार 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 के इसको उठाएगा। ठीक, तो इसको उठाने में लाइट का मान लीजिए थोड़ा सा एनर्जी खर्चा हो गया। तो लाइट का एनर्जी मान लीजिए थोड़ा सा फाई खर्चा हो गया। तो जितना एनर्जी बचा, अब जितना एनर्जी बचा उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से भाग जाएगा। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक फ्रीक्वेंसी का लाइट आता है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी का लाइट आएगा, तो लाइट आके पहले इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है तो उसको जगाएगा। तो इसको जगाने में इसका थोड़ा एनर्जी खर्चा हो जाता है फाई। और फिर जितना एनर्जी बचा, तो पहले लाइट का एनर्जी एच नहीं था, उसमें से फाई जगाने में खर्च हो गया, जितना बचा उसको एज अ काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका फॉर्मूला ये है इसको बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही बोलते हैं इसको।
ठीक है। इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। फाइव क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल है, ये एक पार्टिकुलर मेटल के लिए फिक्स होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसको जगाने में जितना है वो एनर्जी लगेगा ना, उसको वर्क फंक्शन बोलता है। फिर एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन की, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन क्या था। और फिर आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी बाकी जितना एनर्जी बचेगा उसको लेके इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई फोटोन है, कोई फोटोन का एनर्जी आपका 10 जूल है, और ठीक, और वर्क फंक्शन का है उसका 5 जूल, मतलब 5 जूल एनर्जी उसको हमको जगाने में लग रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी फोटोन का कितना हो जाएगा? 10 जूल माइनस 5 जूल इक्वल टू 5 जूल। ठीक। अब कोई फोटोन का एनर्जी मान लीजिए कि 6 जूल है, ठीक, और उसका जगाने में जो वर्क फंक्शन है वो 5 जूल फिक्स है, तो 5 जूल लग रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना रह जाएगा फोटोन के पास? 1 जूल। अब कोई फोटोन को मान लीजिए 5 जूल ही दे रहे हैं एनर्जी, और उसका वर्क फंक्शन भी 5 जूल ही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमको जो फोटोन का एनर्जी चाहिए एच न्यू, वो हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। यही है कि काइनेटिक एनर्जी या तो 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन तभी इमिट होगा जब काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव ग्रेटर देन 0, और एच न्यू ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। अगर एच न्यू इज लेस देन 5 होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए 5 जूल इलेक्ट्रॉन को उठाने में लग रहा है यहाँ पे, और हम 4 जूल का एनर्जी ही भेज रहे हैं, तो 4 जूल तो ये उठने में ही खा जाएगा। ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो ही नहीं पाएगा, ये तो सोया हुआ रह जाएगा, ये उठेगा बेड पे से और फिर सो जाएगा अलार्म बंद करके। ठीक। अब इस पे क्वेश्चन आया था कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन इज E इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। ठीक है, ये आपको बताया गया है। तो फाइव रिप्रेजेंट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। हाँ भाई सही है, ये तो इलेक्ट्रॉन को जगाने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलता है। द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड इफ फाइव इज एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन। सही बात है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर वर्क फंक्शन से लेस है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। अब इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग फोटोन इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना, और हमको पता है कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो पहले मान लीजिए एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता था और काइनेटिक एनर्जी एक्स लेके जाता था। अब ये बोल रहे हैं कि 5 फोटोन डालेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा क्या? तो नहीं बढ़ेगा भाई। 5 फोटोन अगर सेम एनर्जी का डाल दो तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, 5 अलग अलग इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि एक फोटोन से हम यहाँ पर पढ़े हैं कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 5 फोटोन से 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो अपना अपना एक काइनेटिक एनर्जी लेके भाग जाएगा। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तो नहीं बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जैसे देखिए कि ये आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव है, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमको बढ़ाना है तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 10 जूल था और फाइव 5 जूल था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 5 जूल आ गया। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी 10 जूल करना है तो ये तो फिक्स रहता है 5 जूल पे, तो हम इसको 15 जूल कर देंगे और ये 5 जूल रह जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाना पड़ेगा, तो फोटोन का एनर्जी बढ़ाने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, इंटेंसिटी नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आपका जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें हम लोग बैटरीज वगैरह का बात करेंगे, और दूसरा फिर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें रेजिस्टेंट और फिर करंट ये सब का बात करेंगे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर ये सब का उसमें बात करेंगे। तो पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? चार्ज। ये चार्ज किसको कहते हैं? ठीक है। चार्ज कहते हैं कि कोई भी मैटर से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसके कारण ना ये फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में।
मतलब कि उसके कारण, चार्ज के कारण ना उस मैटर पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, तो उसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता है, जस्ट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द रबिंग ऑफ टू बॉडीज। हम लोग ऐसे देखते हैं कि ब्लैंकेट में कभी कभी, मतलब ठंड के दिनों में अगर ब्लैंकेट में ऐसे नेल्स रगड़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वहाँ से हल्का सा स्पार्क निकलता है। तो वो क्यों होता है? वो हीटिंग के कारण होता है कि जैसे ही हम रब करते हैं ना, तो रब करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो एक जगह एक पॉजिटिव हो जाता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जहां आता है, और दूसरी जगह जहां इलेक्ट्रॉन आता है वहां निगेटिव हो जाता है। तो फिर दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता है, बस ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर चार्ज क्या होता है? स्केलर प्रॉपर्टी होती है। चार्ज स्केलर प्रॉपर्टी होती है, याद करने वाली बात है कि चार्ज एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। चार्ज कोई मतलब इफ हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे ना चैप्टर 1 में, कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए सातों फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिर नहीं याद आ रहा है तो आप जाके चैप्टर 1 से याद कर लीजिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। द चार्ज इज डिराइव्ड फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे करंट इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी होता है। तो करंट आई का हमको पता है, करंट का क्या पता है कि अम्पेयर होता है इसका, वो एम्पेयर होता है इसका ऐसे यूनिट। ठीक है। तो करंट इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम होता है। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? अम्पेयर सेकेंड, और इसको कूलम भी बोलते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या है? ड्राइव्ड है। और इसका यूनिट अम्पेयर सेकेंड भी बोलते हैं और कूलम भी बोलते हैं। ठीक है। अब करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, इसका यूनिट अम्पेयर होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मतलब कि अगर चार्ज है तो मास होना तय है। मतलब कि चार्ज है तो उस सब्सटेंस के पास मास होगा ही होगा, लेकिन मास है तो ये जरूरी नहीं कि चार्ज है। ठीक है। चार्ज मतलब मास होना तय है, लेकिन मास है तो चार्ज जरूरी नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है। लेकिन मान लीजिए कि 10 kg गेहूं है, तो उसके पास मास है, लेकिन चार्ज कहाँ है? चार्ज तो नहीं है ना। तो वही बोल रहे हैं कि आपके पास अगर चार्ज है तो मास तो होना तय है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज पार्टिकल implies इट मस्ट हैव मास, बट मास डज नॉट imply कि चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। अब इसमें हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ आप लोग जानते होंगे कि F इक्वल टू K Q1 Q2/R² होता है। तो हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ बोलता है ना कि दो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर रहते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स लगता है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर होते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। ठीक है। वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वो फोर्स डिपेंड करता है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। फिर वो फोर्स डिपेंड करता है मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसका स्क्वायर, मतलब उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का। ठीक है। तो ये Q1 इसका मैग्नीट्यूड है, Q2 इसका मैग्नीट्यूड है, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2/R²। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो F इक्वल टू हम लिख देते हैं K Q1 Q2/R²। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा ना, वो इन लाइन ज्वाइनिंग, ये जो लाइन ज्वाइन करेगा इन दोनों का, इसके अलोंग ही लगेगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और एक चार्ज, दूसरा चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है। मतलब दोनों लाइक चार्जेस है। तो बोलता है कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इसमें फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जब दोनों सेम मतलब साइन का चार्ज होगा तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो हमेशा दोनों का ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे की तरफ, तो एक दूसरे की तरफ खींचने का कोशिश करेगा, और डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग दोनों के बीच का रहेगा। ठीक है। कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू पॉइंट चार्जेस ओनली। कूलम्स लॉ बस पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। कोई स्फेयर पे चार्ज दे दिया तो उसके लिए कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है।
और ये अप्लीकेबल है चार्ज एट रेस्ट पे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में हम लोग बहुत सारा पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहले तो कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट होता है। कूलम्स लॉ रेस्ट पे ही एप्लीकेबल है। दूसरा, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है केवल पॉइंट चार्ज के लिए। तीसरा कि कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो फोर्स जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है ना, वो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमेशा वो दोनों चार्ज का जो लाइन ज्वाइनिंग रहेगा ना, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा उस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, अब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब अगर लाइक चार्जेस के कारण फोर्स लगा है तो वो एक दूसरे को ढकेलेगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है हमेशा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को ढकेलेगा। और अनलाइक चार्जेस रहेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इधर इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा इस पे ना एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए, ये एग्जांपल नोट्स में नहीं है तो आप यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, ये एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम इस पे देखते हैं कि पहले तो ये वाला ये क्या कहते हैं, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो हम अब एक तो हमको बात सबसे पहला बात पता है कि जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग दोनों चार्ज के बीच में लगेगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन पे ही लगेगा, इस लाइन के अराउंड ही लगेगा, या तो इधर लगेगा नहीं तो इधर लगेगा। ठीक है, अब ये प्लस है और ये निगेटिव, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, दोनों चार्ज को कहेगा कि भाई तुमको भी हम नजदीक लाएंगे, और इधर वाला को भी बोलेगा तुमको भी नजदीक लाएंगे। तो इस पे जो फोर्स लगा इस साइड लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा। ठीक है, अब इस वाले केस में आते हैं, इस को और इसके केस में, तो इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव है। तो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो इनका ए लाइन हो गया तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा। ये पॉजिटिव को इस निगेटिव की तरफ खींचना चाहता है और इस निगेटिव को ये इस पॉजिटिव की तरफ खींचना चाहता है, तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तीसरा केस में आते हैं कि इस पे भी निगेटिव है और इस पे भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये सबसे पहला फिर इसमें क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे कि किस लाइन के अलोंग चार्ज लगेगा। और रिपेल करेगा मतलब निगेटिव सेम लाइक लाइक चार्जेस है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये बोलेगा कि भाई हम तुमको धक्का देंगे, तुम मेरे पास ना हो तो इधर फोर्स लगेगा, और ये धक्का देगा तो इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आपका इस एग्जांपल से आपका सब समझ में पूरा डिस्कशन हो गया कि कैसे कैसे चार्ज लगता है, लाइन के अलोंग लगता है, अपोजिट कब लगता है, वो सब हो गया। तो ये एग्जांपल आप बना लीजिएगा, हम नोट्स में जान के नहीं डाले हैं, हर चीज नोट्स में डाले हैं, तो आप बस बैठ कर मूवी की तरह देखिएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम आते हैं इस ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है ना, तो चार्ज पार्टिकल अपना आसपास में एक ऑरा बना के रखता है। ऑरा फॉर्मिंग जो होता है ना, कि हाँ थोड़ा पर्सनालिटी है, तो चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक ऑरा बना के रखता है, और वो अपने आसपास क्या करेगा ना कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वो अपने आसपास दिखाएगा। चार्ज पार्टिकल के आसपास आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो उस सराउंडिंग रीजन को ना, उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के कारण जो उस सराउंडिंग रीजन रीजन में जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आ रहा है ना, वो एरिया को हम बोलते हैं, मतलब कि ये जो एरिया में ऑरा जो आ गया ना उसका, तो उस ऑरा को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो उसका प्रॉपर्टी आ गया कि एक चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड डालेगा, और इसमें कोई भी अलग मतलब इसमें फिर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है तो यहाँ पे एक चार्ज रख दिए, तो ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये तो उसका चार्ज का पर्सनालिटी हो गया। ठीक है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे और यहाँ पे एक रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखें और एक यहाँ पे प्लस चार्ज रखें। तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। ठीक है,
यहाँ भी रखेंगे तो इसको भी धक्का देगा, और मान लीजिए यहाँ निगेटिव चार्ज रखे तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स हो गया। तो फोर्स इसमें एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये फोर्स के जो अमाउंट पे है ना, अब जैसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो ये जो कम डिस्टेंस है इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, और ये ज्यादा डिस्टेंस वाला इस पे फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो दूर वाला था उस पे फोर्स कम लगेगा, तो यहाँ पे जो प्लस वाला था इस पे फोर्स कम लगेगा, और नीचे वाला प्लस, यहाँ पे प्लस वाला पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो ये ज्यादा जोर से इधर खींचेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। अब एक चीज थोड़ा आप यार फिगर से याद रखिएगा, ये जो फिगर दिया हुआ है ये जान के दिए हैं हम इसमें, कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है पॉजिटिव चार्ज से ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, और निगेटिव चार्ज में ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज पे इंड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे इंड होता है, ऐसे करके आप याद रखिए। ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिएगा। फिर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन कूलम होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पेनिट्रेटिंग नॉर्मल टू ए सरफेस। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है और यहाँ पे एक डिस्क रखी है, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, पर पेनिट्रेटिंग नॉर्मल टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो स्केलर यूनिट है। क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? स्केलर यूनिट है। तो डी फाई ई क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस हो जाता है। ठीक। अच्छा, ये मत देखिए, इससे कोई लॉजिक नहीं समझने का, इसको मिटा भी सकता है। तो आप बस ये याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, और होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनिट्रेटिंग नॉर्मल टू ए सरफेस, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए हॉलो कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये हॉलो जरूरी है, अगर यहाँ पे सॉलिड रहेगा ना तो ये चीज वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर एग्जाम में सॉलिड आएगा तो ये चीज वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए हॉलो कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज, इनसाइड ए चार्ज, चार्ज दो बार लिख देना। ठीक है, एक बार मिटा दीजिएगा अगर हम नाम फाइनल नोट से मिटाए तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो कंडक्टर इज जीरो। अब ये बोल रहा है कि चार्ज होलो कंडक्टर जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि उसमें सारा चार्ज आपका बाहर के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो नीचे इलेक्ट अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, सब चार्ज बाहर वाले सरफेस पे आ गया, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है। तो चार्ज गिवन टू सच कंडक्टर रिमेन्स ऑन द सरफेस ओनली, तो सरफेस पे चार्ज आ गया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए कहाँ पर है। इसका एप्लीकेशन है कि ऐसे बोला जाता है ना कि दिस एक्सप्लेन हाउ ए हॉलो कंडक्टर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो करंट का फ्लो हो ही नहीं पाएगा। तो दिस एक्सप्लेन व्हाई इट इज सेफर टू सीट इन अ कार और बस ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ठीक है, कार क्या हो गया? कार का मेटल का बॉडी है, मेटल का बॉडी है, तो ये हॉलो कंडक्टर हो गया। हॉलो कंडक्टर हो गया तो इसके ऊपर मान लीजिए कि मान लीजिए लाइटनिंग आया, तो लाइटनिंग आएगा तो ये क्या करेगा? ये बाहर बाहर वाला बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो बाहर के बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन आपको यह ध्यान रखें कि आप जो मतलब कार के अंदर तो नहीं रहता है मेटल से कनेक्टेड, लेकिन बस जो रहता है ना, बस के अंदर मेटल कनेक्टेड रहता है। तो बस थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, लेकिन कार सेफ रहता है। तो लाइटनिंग आया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आया, तो चार्ज अपना बाहर पे ही रह जाएगा और अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। ठीक है। एक क्वेश्चन शायद एईडीए में आया था इसी पे बेसिस, तो हम वहां पे सॉलिड स्फीयर मान के उसको बनाए थे। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर जब रहेगा ना तब ये चीज वैलिड नहीं होगा कि चार्ज केवल इसके बाहर रहेगा। ठीक है, उसमें फिर अलग केस हो जाता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता सॉलिड स्फीयर में। ठीक, उसमें अंदर जीरो नहीं होता। तो ये हॉलो स्फीयर की बात कर रहा है, तो हॉलो कंडक्टर की ही बस बात कर रहा है, तो आप बस इतना ही पढ़िए। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को एक बार रिविजिट कर लेंगे, अगर हमको लगेगा कि उस मतलब उसके इंटरप्रिटेशन में हॉलो स्फीयर है तो हम वहां से उसको देख लेंगे। ठीक है, फिर आपको नोटिफाई कर देंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है। सबसे पहले बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ डिफाइन हो रहा है? एक पॉइंट पे डिफाइन हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में डिफाइन हो रहा है। अब उसमें बोल रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, अभी बोल रहा है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसको इन्फिनिटी से हमको इस पी पॉइंट पे लाने में, ठीक है, हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाना है, उतना नहीं पूछेगा, बहुत पूछ देगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूछ सकता है। इसका यूनिट क्या होता है? जूल बाई कूलम होता है, तो ये वोल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है, वही बैटरी का जो वोल्ट होता है ना, 1.5 वोल्ट, यही वही वोल्ट, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखिए, जैसे ये क्यू चार्ज था, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से ये फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे लाए, तो एक वर्क डन लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ है ना, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना पोटेंशियल डिफरेंस बस याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं। कंडक्टर क्या है? विच अलाउज चार्जेस टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम। इंसुलेटर क्या है? कि जो चार्ज को अलाउ नहीं करता है फ्लो करने के लिए। फिर एक कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। कि कैपेसिटर एक डिवाइस है ऑन विच इलेक्ट्रिक चार्ज में बी स्टोर। ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटर जो डिवाइस है ना, वो चार्ज से एसोसिएटेड है। ठीक है, ऑन विच इलेक्ट्रिक चार्ज में बी स्टोर्ड। आप कैपेसिटर, आप फैन में लगा हुआ रहता है, फैन में कैपेसिटर का सुने होंगे कि फैन का कैपेसिटर चेंज करती है, तो उसके कारण आपका फैन का स्पीड अच्छा हो गया। तो ऐसा सुने होंगे कि फैन का कैपेसिटर चेंज कर रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है। तो कैपेसिटर, इसमें चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी वी। इसमें Q चार्ज होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है, और C जो बोलते हैं उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटर डिवाइस होता है, कैपेसिटेंस उसका प्रॉपर्टी होता है, और उसको निकाला जाता है सी से। तो इसका यूनिट जो होता है कूलम बाई वोल्ट होता है, इसको फराड बोलते हैं। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको बस यही स्केलर याद रखना है, कूलम याद रखना है, क्यू इक्वल टू सी वी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये। अब इसमें एक कैपेसिटर इन पैरेलल और कैपेसिटर इन सीरीज याद रखना है, तो आप बस ये याद रखिएगा। आपको रेसिस्टेंट का पता होगा, रेसिस्टेंस सीरीज में होता है तो एक दूसरे को जोड़ देता है, और पैरेलल में होता है तो वन बाई करता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, कैपेसिटर में पैरेलल में रहता है तो वो डायरेक्ट जुड़ जाता है। जैसे यहाँ तीन तीन कैपेसिटर ऐड किया हुआ है, पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। और सीरीज में है तो क्या हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आप रेजिस्टेंट का जब पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे इसका रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, कि इसमें उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में आपको पता है, सीरीज में मतलब इतना तो पता होगा रेजिस्टेंस में, कि दो रेजिस्टेंट है सीरीज में जुड़ा हुआ, तो उसका R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। लेकिन कैपेसिटर में सीरीज में चला जाता है रेजिस्टेंट के पैरेलल वाला प्रॉपर्टीज। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज, तो रिएक्टेंस ऑफ बीपीएससी का ही क्वेश्चन है कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ना, ये एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस याद रखिए, अब इतना डीप में नहीं पूछना चाहिए। अब एक एक लाइन कहीं से उठा के एनसीईआरटी से उठा के डाल देता है। अब 11 12 का एनसीईआरटी अगर वो बोलता है कि फिजिक्स का आपको सबको आना चाहिए, तो जनरल साइंस का तैयारी ही नहीं करवा रहा है। मतलब जनरल साइंस इज नॉट कि आप 11 12 का पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो का एनसीईआरटी आपको पता होना चाहिए, वो बहुत टफ है उस भाई। उससे पूरा जेई मेंस अगर तीनों अगर पता है, जेई मेंस निकाल लीजिएगा आप आराम से। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करेंट पढ़ना है। तो करेंट किसको डिफाइन कैसे करते हैं? कि करेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। करेंट कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको करेंट बोलता है।
तो करंट इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है, हम वहां भी बताए थे। और क्यू क्या है, करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्यू फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक, मीन्स इफ a charge q flows through a cross section of conductor in time t then I is the current। करंट क्या बोल रहा है कि अगर q चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर से t टाइम में, तो फिर वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको करंट बोलते हैं। और q इक्वल टू एन ई, एक याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू क्रॉस सेक्शन इन टाइम t, तो टोटल चार्ज हो जाता है q इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब करेंट हैज डायरेक्शन, देखिए करेंट स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो करेंट स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करेंट के पास डायरेक्शन है, बट करेंट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करेंट स्केलर है। ठीक है, ये हम आपको यूनिट एंड डायमेंशन में भी बताए हैं, इस पे इंफेसिस भी किया गया है कि करंट एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जिसमें डायरेक्शन है, बट उसके बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है बट ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो बस आप ऐसे याद रखिएगा। फिर टाइप ऑफ करंट, डीसी और एसी, सबको पता होगा कि डीसी एक करंट होता है डायरेक्ट करंट जो बैटरी से निकलता है, और एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दोनों डू नॉट वेरी अलोंग विद टाइम। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी नहीं करता है। एसी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करते रहता है। डीसी का सोर्स होता है बैटरी और डीसी डायनेमो, एसी का सोर्स होता है एसी डायनेमो। डीसी इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एज लॉसेस आर हाई, डीसी में लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब बैटरी से हमको अगर बल्ब जलाना होता है ना दूर में, तो हम बैटरी से क्या करते हैं, एक यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट कर देते हैं और इन्वर्टर से फिर पूरे घर में लाइट देते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टर एक सिस्टम है जो डीसी को एसी में बदल रहा है, और फिर एसी हम पूरे घर में सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि डीसी में लॉसेस बहुत ज्यादा है, एसी में लॉस बहुत कम है, इसलिए हम लोग एसी दूर दूर तक वो ट्रैवल मतलब यूज करते हैं। अब दो डिवाइस, एक रेक्टिफायर है कि इन्वर्टर, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इन्वर्टर क्या करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। अभी क्वेश्चन एक बीपीएससी में आया हुआ है कि एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, जो कोई नहीं, ट्रांसफॉर्मर नहीं, डायनेमो से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेल क्या होता है कि डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं हमको पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल, ठीक है, प्राइमरी सेल क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब कि एक बार बैटरी चार्ज हुआ है, एक बार केमिकल रिएक्शन होगा फिर रिचार्ज नहीं। तो इसमें जो आपका कैथोड रहता है वो जिंक का रहता है, और एनोड रहता है वो कॉपर का रहता है, बस ऐसे याद रखिएगा, कैथोड जिंक का रहता है, एनोड कॉपर का रहता है, और इसमें डाइल्यूट H2SO4 होता है, और इसका नाम देते हैं वोल्टाइक सेल। ठीक, वोल्टाइक सेल में डाइल्यूट H2SO4 रहता है, कैथोड जिंक का रहता है, एनोड कॉपर का रहता है। ठीक है, और इसमें इशू क्या है कि ये एक ही बार यूज हो सकता है, ठीक है, रिचार्ज नहीं हो सकता, रिचार्ज नहीं हो सकता तो इसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होगा, इन्वायरमेंट डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए लोग सॉल्यूशन में लाए रिचार्जेबल बैटरी। ठीक, अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ बैटरी। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का बैटरी का डिफरेंस बोलता है ना ईएमएफ, इसी को बैटरी का वोल्टेज बोलता है। ठीक है, अब एक ड्राई सेल है, ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल जो आप ये जो रिमोट ये सब में सेल यूज करते हैं ना ऐसे वाला, ये इसको ड्राई सेल बोलता है। तो इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसको एनोड बोलते हैं, ये आपका बना रहता है कार्बन से। ठीक है, कार्बन रॉड एज एनोड, और जो जिंक ये इधर रहता है, ऐसे जो जिंक वेसल रहता है ये पूरा निगेटिव टर्मिनल रहता है, ये जिंक वेसल रहता है। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल, और अंदर में आपका मिक्सचर रहता है MnO2 NH4Cl एंड कार्बन का। तो आपको ये बस याद रखना है कि आपका कार्बन रॉड जो है एनोड की तरह काम करता है ड्राई सेल में, जिंक वेसल कैथोड की तरह काम करता है, और मिक्सचर अंदर रहता है MnO2 NH4Cl और कार्बन का। इसका ईएमएफ जो वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है जब कोई करंट इससे नहीं निकल रहा हो। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल होता है, जैसे लीड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, इसको रिचार्ज करके यूज कर सकता है। अब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल एक बोलते हैं। अब जैसे देखिए नॉर्मली हम वोल्टेज ऑफ सेल बोल दिए कि 1.5 वोल्ट है, ठीक है, या कुछ भी है, जैसे अब मान लीजिए कि आपको दिया गया बल्ब का पावर, कि एक बल्ब है 20 वाट का, तो, तो ये हमेशा फुल कैपेसिटी से नहीं जलता है,
इसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है। ठीक है, वैसे ही बैटरी के वोल्ट में एक एरर रहता है। तो बैटरी के वोल्ट जो वोल्टेज दिया रहता है 1.5 वोल्ट, तो इससे हमेशा कम ही वोल्टेज का आपको पावर निकलता है। ठीक है, 1.23 निकलेगा, 1.2 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है एक सेल का, उसके ईएमएस वोल्टेज से कम रहता है, क्योंकि सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अभी क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e कूलम ट्रेवल्स थ्रू द रेस थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, द फाइनल एनर्जी इन जूल। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इससे आपको निकल जाएगा। ये आपका शायद 71st या 70th में आया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट करेंट का खत्म हुआ। अब करेंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसमें भी थोड़ा ही टॉपिक है। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटा देंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी क्या होता है कि करेंट पर यूनिट एरिया, डेंसिटी से समझ लीजिए, करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब इस पार्टिकुलर एरिया से जितना करंट जा रहा है परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी में आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन का यूज आ रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी आपको यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ाया हुआ है इसको, कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू आई बाई ए। अब हमको रेसिस्टेंट पढ़ना है। ठीक है, रेजिस्टेंट पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस बेसिकली एक हिंड्रेंस होता है, एक रुकावट होता है। रुकावट किसमें? करंट को बहने में। करंट को बहने में जो रोकता है उसको उसको हम रेजिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है, तो इस करंट को बहने में एक रुकावट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंट बोलते हैं। सिंपल सा है। रेजिस्टेंट डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंट बढ़ता है। ठीक, अब मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है कि गुड कंडक्टर है तो लेस रेजिस्टेंट रहेगा, जो कंडक्टर अच्छा रहेगा वो कंडक्ट करेगा, रेजिस्टेंट उसमें कम रहेगा। लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करेगा कि कोई वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना ज्यादा है या कम है, उस पर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब कि जैसे ही एरिया बढ़ेगा, एरिया वायर का बढ़ेगा, तो आपका रेजिस्टेंट घटेगा। एरिया अगर कमेगा तो रेजिस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो मत सॉरी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंट घटेगा, एरिया कमेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ सही है, यही होगा। एरिया कमेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या है? ओम है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है। अब एक ओम्स लॉ होता है, इस पे बार बार क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से याद रखिए। इस ओम्स लॉ क्या बोलता है ना कि करेंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस V, करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो करेंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाता है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लगाते हैं ना, वो आर आ जाता है। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर, ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। ठीक है, इसी पे बार बार क्वेश्चन पूछेगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आपको एकदम याद रखना है, वी आई आर ऐसे याद रख लीजिए, वीरे से याद रख लीजिए, वीर ऐसे याद रख लीजिए, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आपको इसी पे बार बार क्वेश्चन आएगा। जैसे इफ आई इक्वल टू 1 है तो v इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट एंड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1 वोल्ट। ये बेसिकली बकवास है, आप बस ये याद रखिए, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। एक ओमिक रेजिस्टेंस होता है, एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है। तो ओमिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सच मटेरियल्स फॉलोज द ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ फॉलो करता है उसको ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल एलईडी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल।
रेसिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। अब हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए आ गया। तो ये जो रो है ना वो है रेसिस्टिविटी। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। और यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है? ओम मीटर होता है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है। अब रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ वायर पे। ठीक है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेगा रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। अब जैसे देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रो इंक्रीज करेगा, तो रो इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो फिर रेसिस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। अगला पॉइंट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा इक्वल टू वन बाई रो, ये रेसिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू वन बाई रेसिस्टिविटी हो जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। इसको महो भी बोलते हैं। जैसे रेसिस्टिविटी का क्या बोलते हैं? ओम मीटर बोलता है ना, इसको महो बोलते हैं और साइमन बोलते हैं। ठीक है, इसको महो और साइमन बोलते हैं कंडक्टिविटी का। सिल्वर हैज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी, ये याद रखिएगा, सिल्वर का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो हमारा जो अभी जितने मॉडर्न टीवी वी ये सब यूज होते हैं ना, इसमें सिल्वर का वायर यूज होता है कि आपका कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसका पावर सेविंग अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन इस पे बनाया हुआ है कि एक एक वायर है एल लेंथ का और रेडियस आर का है और उसका रेजिस्टेंस आर वन है। ठीक है, सेम वायर को क्या किया? आधा कर दिए। ठीक है, रेडियस इसका दुगना कर दिए और तब रेजिस्टेंस इसका आर टू है। तो आर वन बाई आर टू निकालना है। तो मतलब इससे अगर मैक्सिमम क्वेश्चन दे सकता है तो ऐसा ही दे सकता है। तो हमको पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए। ठीक है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। जनरली वायर क्या होता है? सर्कुलर होता है, सिलिंड्रिकल होता है ना ऐसे। तो ये पाई आर रेडियस का वायर है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब लेट रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो हम यहाँ मटेरियल तो चेंज कर नहीं रहे हैं, तो मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तो आर वन और आर टू निकालते समय दोनों में रो सेम रहेगा। ठीक है, तो अब पहला केस लेते हैं। तो पहला केस में क्या है? लेंथ एल है और रेडियस आर। तो आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। तो एल हो गया, ए हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब बोल रहा है दूसरा केस में कि लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू हाफ। हाफ कर दिया। ठीक है, रेडियस डबल कर दिया, रेडियस टू आर हो गया। तो इसका आर टू क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। तो ए क्या हो जाएगा? पाई इंटू टू। अच्छा, एल बाई टू हो गया ना, लेंथ ऑफ वायर हाफ, तो एल बाई टू हो गया। और एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये आर यहाँ पे टू आर था तो आर स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया रो एल ए पाई आर स्क्वायर आर टू। तो यहाँ आर वन बाई आर टू पूछा तो आर वन बाई आर टू कर देंगे तो आठ आंसर आ गए। ये मैक्सिमम पॉसिबल है ऐसा क्वेश्चन। ऐसा ही पूछता है कि इसका हाफ कर दिए और इसका डबल कर दिए या रेडियस डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस को जब सीरीज में ऐड करते हैं ना, तो सीरीज में ऐड करने का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरा रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से ऐड होना चाहिए, तब इसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस का एंड यहाँ था, दूसरा का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, दोनों को जोड़ दिए तो सीरीज एडिशन हो गया। दूसरा का एंड यहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, दोनों को जोड़ दिए तो सीरीज एडिशन हो गया। तो रेजिस्टेंस में सब सीरीज एडिशन होता है ना, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज और कैपेसिटर में देखिए कि कैपेसिटर में सीरीज में हो जाएगा आर वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। इसके अपोजिट हो जाता है। फिर पैरेलल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे तीन रेजिस्टेंस है तो तीनों का इंड इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही जगह कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इनिशियल पॉइंट तीनों का यहाँ कनेक्टेड है और एंड पॉइंट तीनों का यहाँ कनेक्टेड है। तब बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में कनेक्टेड का फॉर्मूला होता है कि वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ठीक, अब सीरीज और पैरेलल के बारे में थोड़ा सा अलग अलग पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो सीरीज में क्या है कि सबको सीधा जोड़ रहे हैं। तो सबको सीधा जोड़ रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट आर वन से बड़ा होगा कि नहीं होगा? आर टू से भी बड़ा होगा, आर थ्री से भी बड़ा होगा, होगा ना। जैसे देखिए
अब ये बोल रहा है कि अब जैसे देखिए आर इक्विवेलेंट, जैसे मान लीजिए कि आर वन क्या है 2 है, आर टू क्या है 3 है, आर थ्री क्या है 6 है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 3 + 6 = 11। तो ये 11 आपका क्या है इन इन तीनों से बड़ा है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट विल बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम इंडिविजुअल रेसिस्टेंट। मतलब कि ये जो आर वन आर टू आर थ्री में मैक्सिमम कितना था, यहाँ 2 3 6 में मैक्सिमम कितना है 6 है। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना इस मैक्सिमम से भी बड़ा होगा। ये सीरीज का कहानी है। अब पार्लल का कहानी में आते हैं। पार्लल की कहानी में देखिए आर वन कितना था 2, आर टू कितना था 3 और आर थ्री कितना था 6। तो हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/2 + 1/2 3 + 1/6 निकाले तो ये आ गया 1। तो आर इक्विवेलेंट इसमें कितना आ गया 1 आ गया। मतलब आर इक्विवेलेंट इसका जो मिनिमम है इसका मिनिमम कितना है 2 है। तो इसके मिनिमम से भी कम है। ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है रेसिस्टेंट कंडक्टेड इन सीरीज में क्या होता है कि जो आर इक्विवेलेंट रहेगा ना वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंट के मैक्सिमम रेसिस्टेंस से ज्यादा रहेगा। और पैरेलल में क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के मिनिमम से भी कम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया 2 3 6 का हम आर इक्विवेलेंट निकाले पैरेलल में तो आर इक्विवेलेंट 1 आया। और इसका मिनिमम कितना था 2 था तो इसके मिनिमम से भी कम आया। ये बता रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पे एक सवाल आया हुआ है, आगे बताते हैं। तो रेसिस्टेंट इन सीरीज प्रोड्यूस द मैक्सिमम रेसिस्टेंट और पैरेलल में क्या होता है मिनिमम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे देखिए ये सीएपीएफ का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2026 में आया था। तो इसमें क्या है कि वेन विच कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेसिस्टर आर वन आर टू आर थ्री 1 2 और 3 हैज द मिनिमम टोटल रेजिस्टेंस। अब पूछ दिया सबसे कि मिनिमम टोटल रेजिस्टेंस से पूछ दिया। तो हमको पता है कि सीरीज में करते हैं तो मैक्सिमम जाता है और इसमें करते हैं पैरेलल में करते हैं तो मिनिमम आएगा। और पैरेलल में कितना मिनिमम आएगा जो आर वन आर टू और आर थ्री में सबसे छोटा है ना उससे भी कम जाएगा पैरेलल में। ठीक है। सीरीज में जब इसको ऐड करेंगे तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीरीज में आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट 1 + 2 + 3 = 6। तो बहुत ज्यादा आ गया। और पैरेलल में अगर करेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट = 1/1 + 1/2 + 1/3 आ गया। तो ये 6 और ये 6 + 5 ये आ गया 11/6। तो ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट = 6/11। तो ये आपका एक से भी कम आ गया। तो जो आप पैरेलल में करते हैं तो आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी कम आ जाता है। तो इसमें ही पूछा है कि मिनिमम टोटल कितना आएगा जब ये पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। सिंपल सा सवाल था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आप बना देते। ठीक है। अब इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है तो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर ये सब 3 4 चीज पढ़ना है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है गैल्वेनोमीटर यूज टू डिटेक्ट करेंट। ठीक है, ये बस एक करंट डिटेक्ट करता है, करंट का वैल्यू नहीं बताता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू नहीं बताएगा। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा करंट को बस डिटेक्ट करेगा इधर करंट है या नहीं है। ठीक है, बस यही नो वैल्यू। ठीक है। अमीटर क्या होता है अमीटर इज यूज टू मेजर द करंट। ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एलिमेंट थ्रू विच द करंट इज टू बी। मतलब जहां करंट मेजर करना है उसके सीरीज में हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो इस सर्किट में अगर करंट को मेजर करना था तो यहाँ पे हम एमीटर लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए कि रीडिंग ऑफ एमीटर इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल करंट। क्यों होगा जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर था और यहाँ आई वन फ्लो कर रहा था तो आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वोल्टेज था तो वी बाई आर हो जाएगा। हम वी इक्वल टू आई आर बताए थे ना वीर वीर बताए थे वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आ गया आई वन इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है। अब आई टू क्या है ये अमीटर यहाँ कनेक्ट किए तो अमीटर का भी कोई ना कोई रेसिस्टेंट होगा। ठीक है, अमीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ठीक है, ये अमीटर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो इसमें जो करंट आई टू फ्लो करेगा और वी इक्वल टू आर बाई आर हो जाएगा। तो ये आई टू क्या है नीचे बढ़ गया तो ये आई टू कम जाएगा। तो आई टू इज लेस देन आई वन। तो एमीटर हमेशा थोड़ा सा एक्चुअल करंट से कम मेजर करता है। ठीक है, एमीटर करंट कहाँ कनेक्ट होता है सीरीज में कनेक्ट होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है। अब बोल रहा है कि टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इन एमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेसिस्टेंट हम लगाते हैं। तो शंट रेसिस्टेंट इसके पैरेलल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं क्या है कि गैल्वेनोमीटर का भी कोई रेसिस्टेंट है, मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस 1000 है।
ठीक है। और यहाँ पे हम शंट रेजिस्टेंस लगा दिए 1 ओम का। तो ये जो फाइनल पार्लल में कनेक्ट किया है तो इसका फाइनल का रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा, 1 ओम से कम आएगा कि नहीं, 1 ओम से कम आएगा, क्योंकि हमको पता है कि पार्लल में जब कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो छोटा रहता है उससे भी कम आता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा स्मॉल रेजिस्टेंस पार्लल में लगाएंगे और इसका रेजिस्टेंट कम कर देंगे। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हमारा करेंट जो है वो बहुत आसानी से दिखेगा, मतलब ज्यादा डिफ्लेक्शन करेंट में नहीं आएगा, मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है। करेंट का इशू क्या यहाँ पे आ रहा था मीटर के साथ, कि ये आर के कारण, एमीटर के रेजिस्टेंस के कारण हमारा करंट अलग रीडिंग में आ रहा था। तो हम इस रीडिंग को, इस आर को बहुत कम रखना चाहते हैं मीटर में। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से जब मीटर हमको बनाना होता है तो हम आर क्या करते हैं, आपका एक संट, मतलब छोटा आर, संट आर उसको बोलते हैं, संट रेजिस्टेंस छोटा आर, उसको पार्लल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आता है ना, इस आर से भी कम आ जाएगा। ठीक है। और एक वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर को पार्लल में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे मेजर करना है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट, मतलब बहुत हाई होता है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज लेसर देन इट्स वॉल्यूम। ठीक है। कहा कि हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट, अब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जितना हाई रहेगा ना उतना एक्यूरेट वो रीडिंग देगा। ठीक है। क्योंकि इसको हम वोल्ट मीटर को ना पार्लल में कनेक्ट करते हैं। तो पार्लल में कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको वोल्टेज निकालना था तो इसके पार्लल में हम वोल्ट मीटर कनेक्ट किए। तो आर बहुत ज्यादा है आर से। ठीक है। तो आर बहुत ज्यादा है आर से, तो यहाँ जो करंट, यहाँ जो आर इक्विवेलेंट आएगा, तो ये तो आर डैश इससे कम आ जाएगा, इससे कम आ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो हम जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं वो पार्लल में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा उतना एक्यूरेट रीडिंग आएगा। तो और ठीक है। अब वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करना है तो, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेसिस्टेंस, क्योंकि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई रहता है, तो हाई रेजिस्टेंस ऑफ आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर बनता है। इस पे बार बार क्वेश्चन आता है। अब ये देखिए क्वेश्चन की, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर करना है तो वोल्ट मीटर, ये आ गया आपका। देखिए ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट यहाँ कर दिए तो ये बन गया आपका वोल्ट मीटर। और ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस पार्लल में ऐड कर दिए तो ये बन गया एमीटर। बस यही रखना है। तो हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज, तो गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट पढ़ना है। अब देखिए इस पे, ये कितना इजी सवाल है, अगर आपको बस एक फॉर्मूला याद रहेगा, दो फॉर्मूला मान के चलिए। ठीक है। बताते हैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या बोलते हैं। इसमें आपको एक पढ़ना है जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है। नाम याद रखिएगा, क्या कि आजकल नाम पूछ ले रहा है, थोड़ा सा यूपीएससी क्रिंग ब्रिंग कर रहा है, तो नाम याद रखिए। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी। मतलब कि करंट अगर फ्लो हो रहा है आई, एक रेजिस्टेंस है आर से और एक टाइम टी में, तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बोलता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या बोलते हैं, ये हीट का फॉर्मूला है, हीट का यूनिट जूल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जा रहा है, हीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा, हीट बाई टाइम, हीट बाई टाइम, मतलब आई स्क्वायर आर टी बाई टाइम। तो क्या आ गया, पावर आई स्क्वायर आर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या आता है, आई स्क्वायर आर। अब इसी पे एक क्वेश्चन दिया, विच टर्म ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिकल पावर। अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहता, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अगर ये फॉर्मूला बस आपको याद रहता तो हम बताएंगे कि पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस, तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाता है। अब हमको एक वीर पता है कि वी इक्वल टू आई आर होता है, वीर बताए थे ना, वीर, वी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर ये होगा, हाँ होगा। फिर पावर इक्वल टू, अब आई आर को एक वी कर दो तो इसको आई इंटू आई आर लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर को, तो इसको लिख देंगे वी आई।
तो ये भी पावर हो गया, तो ये भी पावर हो गया। फिर हम पावर को क्या लिख सकते हैं, इस आई को क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर कर सकते हैं, तो वी, और इस आई को क्या लिख देंगे, वी बाई आर। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो ये भी हो गया। तो इसमें बस आई आर स्क्वायर पावर का वैल्यू नहीं था। कितना इजी सवाल था, एकदम हलवा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपको पहले भी पता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स इन मेंटेनिंग करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है, और वाट सेकंड, जूल इज इक्वल टू वाट सेकंड होता है। ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वाट सेकंड और वगैरह। तो जूल इक्वल टू क्या होता है, वाट सेकंड होता है। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। इसका भी यूनिट डायमेंशन में बहुत अच्छे से एक सवाल कराया हुआ है। अब जो हम नॉर्मली हमारे घर में, जैसे बिहार में है कि 125 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री, तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट किलोवाट आवर है। ठीक है, तो 125 यूनिट मतलब 125 किलोवाट आवर। अब यही एक क्वेश्चन पूछा था कि उसमें पूछ दिया था शायद 200 किलोवाट आवर, ऐसा कुछ पूछ दिया था, और उसका एनर्जी पूछा था। ठीक है। तो किलोवाट आवर से आपको उसमें कन्वर्ट करने आना चाहिए, वो आपको हमको आपको यूनिट एंड डायमेंशन में करवाए हुए हैं बहुत अच्छे से, वहां से देख लीजिए। अब इसमें हमको एक अप्लायंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक आयरन। अब ये जूल लॉ ऑफ हीटिंग पे करता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का रहता है, नाइक्रोम और क्रोमियम रहता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, और ये इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है जब हवा में हीट कर सके। तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि एक नाइक्रोम का वायर ऐसे ऐसे लगा देते हैं, करेंट यहाँ से जब गुजरता है ना, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब ये जब गर्म हो जाता है तो इसको इसमें आयरन चिपकाए हुए, आयरन का प्लेट चिपकाया हुआ रहता है, और इससे फिर वो प्रेस करता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज पे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, यूज्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। कोई भी अप्लायंस में हम सीरीज में लगाते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस को, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं टू सेव इट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू हाई करंट। ठीक है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों लगाते हैं, सीरीज कहाँ लगा, क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, हमको जिसको प्रोटेक्ट करना है, और हाई करंट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और फ्यूज वायर क्या होता है कि एलॉय ऑफ कॉपर टीन एंड लीड होता है। फ्यूज वायर क्या होता है, एलॉय ऑफ कॉपर टीन एंड लीड। एकदम ये सब रट्टा होना चाहिए फ्यूज वायर में, कॉपर टीन लीड, कॉपर टीन लीड। ठीक है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्यों लो होना चाहिए, अगर लो नहीं होगा तो मान लो कि अगर वहां से करंट हाई गया, तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो हमारे यहाँ पे टीवी रखा हुआ है तो टीवी जल जाएगा ना। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए कि थोड़ा सा भी करंट हाई गया। कैसे करंट हाई गया, आई स्क्वायर, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, तो फ्यूज वायर का कुछ रेजिस्टेंट होगा। तो जैसे ही करंट थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ लगा कि थोड़ा सा हीट ज्यादा हो गया, ये मेल्ट कर जाना चाहिए, तो मेल्ट कर जाएगा तो करंट यहाँ से जाना बंद हो जाएगा, तो हमारा टीवी बच जाएगा। तो बेसिकली यही था फ्यूज का कहानी। अब ये पूछा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, तो फ्यूज। ठीक है। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मोटर क्या करता है, आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। करेंट कंट्रोलर तो करंट का अमाउंट कंट्रोल करता है। अब देखिए फ्यूज होता कैसे है, जैसे देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट है कि जैसे एक सर्किट था पहले, ये इधर से गया था, लाइट जल रहा था। अब शॉर्ट सर्किट में क्या हुआ कि कोई कंडक्टर यहाँ से यहाँ लगा दिए, यहाँ से यहाँ लगा दिए। अब मान लीजिए आपसे बोलेगा कि आप, एक के पास दो रास्ता है, एक रास्ता में आपको कोई सांप बिल्ली चूहा मच्छर कुछ नहीं मिलेगा, और एक रास्ता में आपको भर भर के हाथी बाघ शेर जंगल सब कुछ मिलेगा। तो आप सीधा बात है कि जो खाली रास्ता मिलेगा उधर से जाइएगा, इधर हिंड्रेंस है, बल्ब क्या है, करंट में हिंड्रेंस था, तो ये इधर का रास्ता छोड़ के फिर इधर के रास्ता से जाएगा, शॉर्ट सर्किट वाले रास्ता से। तो सारा करंट इधर से फ्लो होगा। तो V इक्वल टू आई आर होता है, हमको पता था कि V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, तो I इक्वल टू V बाई आर। लेकिन अब जब ये रेसिस्टेंट क्या हो गया, ये रेसिस्टेंट टेंड्स टू जीरो हो गया ना, जब यहाँ से ये रेसिस्टेंस अचानक से बहुत कम गया, क्योंकि यहाँ से तो अब करंट जा ही नहीं रहा, करंट यहाँ से सीधे वायर से जा रहा है। तो रेसिस्टेंस जैसे ही कमेगा तो हमारा आई बढ़ जाएगा, आर कमेगा तो यहाँ पे आई बढ़ जाएगा, क्या कि वी तो बैटरी है तो सेम ही रहेगा। तो आपका जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो पे जाता है तो आई इंफिनिटी की तरफ बढ़ जाता है,
बस याद रखिए कि आपका करंट बहुत हाई हो जाता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आपको इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इक्वल टू ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है, वही मतलब दीवार बनाने वाला ईटा। तो इसको आउटपुट पावर पर इनपुट पावर बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं आपको इफिशियंसी। अब दो इफेक्ट है, दो तीन इफेक्ट है, ये पढ़ना है। एक तो सीबेक इफेक्ट है। सीबेक इफेक्ट एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट है। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? थर्मो मतलब हीट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट के कारण इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इस फिनोमिना में क्या होता है कि फिनोमिना जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डायरेक्टली जनरेटेड फ्रॉम थर्मल एनर्जी, मतलब आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। थर्मल एनर्जी क्या है? टेम्परेचर एनर्जी। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है। कैसे होता है? टू डिफरेंट मेटल्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए क्लोज्ड सर्किट। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक मेटल बी है और एक मेटल, यहाँ पे मेटल बी है और यहाँ पे आपका एक कोल्ड है इन है और यहाँ पे हॉट इन है। ये एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है और ये दोनों सेम मेटल है। ठीक है, तो जब ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे तो दो जंक्शन बनेगा, ये दो जंक्शन बनेगा। अब इन दोनों जंक्शन पे बोल रहा है कि एक जंक्शन को कोल्ड टेम्परेचर पे मेंटेन करो और एक जंक्शन को हॉट टेम्परेचर पे मेंटेन करो। तो ये कोल्ड और हॉट के कारण क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण इसमें करंट फ्लो होने लग जा रहा है। ठीक है, तो ये थर्मल के कारण करंट इंड्यूस होगा, इसको सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है? थर्मल के कारण करंट इंड्यूस्ड होता है, उसको सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। पेकलियर इफेक्ट रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट है। पेकलियर इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द जंक्शन। सीबेक इफेक्ट थर्मल ग्रेडियंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पेकलियर इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण थर्मल ग्रेडियंट आता है। ठीक, इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि टू पार्ट्स ऑफ द सिंगल कंडक्टर इज मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। टू पार्ट ऑफ सिंगल कंडक्टर बोल रहे हैं, मतलब एक मान लीजिए लोहा का पत्ती है और यहाँ पे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है। तो मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड ईएमएफ इज डेवलप्ड बिटवीन देम एंड करंट इज डेवलप्ड। तो इन दोनों के ना टेम्परेचर ग्रेडियंट से इसी कंडक्टर में एक ईएमएफ डेवलप होता है। तो आपको ये तीनों इफेक्ट दिया गया है, तो इसका क्या क्या मतलब है कि सीबेक इफेक्ट आपका थर्मो से, टेम्परेचर ग्रेडियंट से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगा और इसमें दो मेटल लगता है। पेकलियर इफेक्ट, दो मेटल के बीच में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी है तो उससे थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और थॉमसन इफेक्ट क्या बोलता है कि सेम कंडक्टर में टेम्परेचर डिफरेंस जब है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होता है। एक आपको जूल जूल हीटिंग इफेक्ट आपको पढ़ाया है पहले। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इन सब चार पांच क्वेश्चन इससे देखिए, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था बीपीएससी में शायद है 67 या 68 में कुछ था कि ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अपर से लॉन्ग एक एलोंग एक कंडक्टर बोला है, मतलब एक ही कंडक्टर में तो थॉमसन इफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब इसमें पेकलियर इफेक्ट दे दिया, थॉमसन इफेक्ट दे दिया, जूल इफेक्ट दे दिया, तो ये तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी, अच्छा, जूल इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट ये हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के रिवर्स होता है। कैसे? जूल इफेक्ट में क्या होता है? जूल इफेक्ट में हमारा आई स्क्वायर आर टी होता है कि करंट के कारण हीट जनरेट हो रहा है। थॉमसन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि एक ही कंडक्टर में हीट के कारण करंट जनरेट हो रहा है। सीबेक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि दो कंडक्टर है, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस, जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस से एक क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। फिर पेकलियर इफेक्ट क्या बोल रहा है कि दो कंडक्टर है और दोनों में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो जंक्शन पे टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये चार इफेक्ट आपको दिया हुआ था तो बता दिए। अब इसके साथ हमारा करंट और हीट खत्म होता है। अब आगे हम लोग क्या क्या टॉपिक बचा हुआ है? एक तो मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, मैग्नेटिज्म कर लेंगे आगे। और फिर थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स कर लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में मतलब रिएक्टर्स वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे बेसिक फंक्शन। और फिर थोड़ा सा हमको क्या देखना था इसमें, थोड़ा सा इसमें सेमी कंडक्टर सब देखना है, सेमी कंडक्टर का पी जंक्शन और एन जंक्शन ये सब। तो ये एक पार्ट और बचा हुआ है फिजिक्स का। ठीक है।